तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। तो क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, चलिए इसको हम लोग आज डिटेलिंग के साथ जानेंगे। तो दो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच फोर्स के बारे में बताता है। दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, कितना ताकत लगेगा, उसके बारे में बताता है। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है, उसमें क्या कहता है, न्यूटन ने क्या कहा था। जैसे कोई दो मासी बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी है और ये कोई बॉडी है, ये इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो इन दोनों के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण कितना बल लगेगा। तो इसके लिए उसने एक नियम दिया, न्यूटन ने क्या नियम दिया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के मास के, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको न्यूटन ने अपना एक नियम दिया था, यूनिवर्सल ग्रेविटी ऑफ लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसमें न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इन दोनों पिंड के बीच, दोनों बॉडी के बीच। ठीक ठीक उसी तरह कूलम ने क्या कहा, मान लीजिए एक ये दोनों कोई चार्ज है, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि चार्ज को स्मॉल q या स्मॉल q या फिर कैपिटल Q से दर्शाया जाता है, समझ गए। ये दो चार्ज है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर है। जिस तरह से आप यहां देख रहे हैं, न्यूटन ने जिस तरह से इक्वेशन बनाया है, सेम टू सेम इक्वेशन किसने दिया, सेम टू सेम लॉ दिया कूलम ने। अब कूलम ने मास के बारे में ना कहकर कूलम ने किसके बारे में कहा, चार्ज के बारे में। सेम टू सेम देखिए, दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेम टू सेम। जिस तरह यूनिवर्सल ग्रेविटी ऑफ लॉ है, उसी तरह कूलम का नियम है, सेम टू सेम है। यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ यहाँ फर्क क्या है, यहाँ मास दिया था और यहाँ क्या दिया, यहाँ चार्ज दिया। कूलम ने यहाँ चार्ज को अपनाया, समझिए। जब ये चार्ज को अपनाया तो ये क्या होगी, ये फोर्स हुई ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने जो दिया इस फोर्स को क्या कहते हैं, न्यूटन वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फोर्स को क्या कहते हैं, जो कूलम ने दिया, कूलम ने दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में ये लॉ दिया। ये क्या है, कूलम्स लॉ। ये क्या है, कूलम्स लॉ। दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में उसी कूलम ने ये नियम दिया, लॉ दिया। लॉ बेसिकली होता क्या है, लॉ रिलेशन बताता है कि फोर्स के साथ चार्ज का रिलेशन क्या है, फोर्स के साथ डिस्टेंस का रिलेशन क्या है। आप यहां देख सकते हैं डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। यानी देखिए एक नंबर, आप देखिए एक नंबर, देखिए इधर देखिए एक नंबर, देखिए फोर्स जो चार्ज है, दोनों चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है फोर्स के। और दूसरा नंबर देखिए जो डिस्टेंस है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इससे समझते क्या है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाएगा, ये दोनों चार्ज इधर एक दूसरे से दूर जा रहा है, इसके दूर जा रहा है, तो क्या होगा, ये फोर्स हट जाएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अगर अब देखिए आप एक नंबर देखिए, एक नंबर क्या है, चार्ज का अगर परिमाण बढ़ाओगे तो क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा। ये नियम दिया था कूलम ने, और इस नियम को क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ कहते हैं। इसी नियम को कहते हैं कूलम्स लॉ। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया कूलम्स लॉ, क्योंकि रिलेशन बताया है, जो रिलेशन बताते हैं वही होता है लॉ। तो अब हम लोग समझेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, कूलम्स लॉ इक्वेशन। तो अब हम लोग कूलम्स लॉ, कूलम का समीकरण जानने वाले हैं। तो ये आप उठा लीजिएगा, एक कूलम्स लॉ है, समझ गए। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अब देखिए ये रिलेशन बता रही थी, जब ये हमेशा हटता है तो क्या होता है पता है आपको, ये अगर हटता है तो एक कांस्टेंट आती है, कि क्या है, एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है। जब ये रिलेशन वाला को हटाते हैं तो एक ये कांस्टेंट आती है, स्थिरांक आती है। तो उसी तरह जो बचा है Q1 × Q2/r² लिख देंगे कि एक कांस्टेंट है दोस्तों। चलिए ये कांस्टेंट है तो इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, चलो भाई k कांस्टेंट है तो इसकी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो जो k की वैल्यू है दोस्तों, जो हम लोग लिखते हैं वैल्यू ऑफ k,
तो जो के की वैल्यू है, ध्यान से देखिए, जो के की वैल्यू है उससे पहले हम लोग एक तो चीज लिख लेते हैं, ये Q1 एंड Q2 क्या है, चार्ज है, क्या है ये सब क्या है, Q1 एंड Q2 चार्ज है, R क्या है, R है डिस्टेंस। तो ये क्या है, के है कांस्टेंट, के क्या है, के है कांस्टेंट। चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। इसकी एसआई जो यूनिट होती है दोस्तों, इसकी चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। और इसे किससे यूनिट किया जाता है, इसे सी से यूनिट किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। समझिए, डिस्टेंस आपको मीटर में लेना है एसआई यूनिट, और कांस्टेंट के कांस्टेंट है। आप लोग को जानना है कि एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। क्या कि कांस्टेंट जो है उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है। तो के भी एक कांस्टेंट है, जिस तरह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में जी एक कांस्टेंट होता था, उसका कुछ वैल्यू होता था, तो उसी तरह के यहाँ है, के का एक वैल्यू होता है। तो के एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻⁹। के कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। तो कब 9 × 10⁻⁹ है, कब है, जब एयर के लिए हो या वैक्यूम के लिए हो, मतलब वायु या निर्वात के लिए हो। के वायु या निर्वात के लिए, मतलब दोनों चार्ज अगर वायु में हो या निर्वात में हो, एयर में हो या वैक्यूम में हो, तब के की वैल्यू हम लोग इतना लेंगे। समझ गए? तो के की वैल्यू इतना कब लेंगे, जब दोनों चार्ज निर्वात में हो, वायु में हो, तब हम लोग के की वैल्यू इतना लेंगे। कब, फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर या वैक्यूम। हम लोग ने जाना कि ये एक कांस्टेंट है, एयर या वैक्यूम में इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। तो के का एक फॉर्मूला होता है, जो देखिए के का एयर या वैक्यूम में मान कितना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और के का एक फॉर्मूला है, देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। के का एक फॉर्मूला है, क्या है, 1/4πε0। हम लोग ने के को जाना, अब हम लोग जानेंगे, देखिए के का एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला है k = 1/4πε0। तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में देखिए, के बारे में तो जान लिए आप। एप्सिलॉन नॉट यहाँ जो है, अगर ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, चलिए अभी हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन एप्सिलॉन नॉट यहाँ कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू भी हम लोग लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग थोड़ा देर बाद अभी जानेंगे एप्सिलॉन के बारे में, एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो चलिए, इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। आपको ये याद रहना चाहिए। और के की जो, देखिए जिस तरह के की वैल्यू एयर या वैक्यूम में कितना है, 9 × 10⁻⁹ है, उस तरह से जो एप्सिलॉन नॉट की जो ये वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की जो ये वैल्यू है कितना है, किसके लिए है, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए है। समझ गए? एप्सिलॉन नॉट की ये जो वैल्यू है एयर और वैक्यूम के लिए है। मतलब अगर एप्सिलॉन नॉट की ये वाला वैल्यू अगर यहां रख देंगे, सभी का मान कैलकुलेट करेंगे, तो एक के का मान आ जाएगा एयर और वैक्यूम के लिए। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलिए, आप लोग समझते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। आप तो कूलम्स लो तो समझ गए, के बारे में समझ गए, के कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद के का एक फार्मूला आया, उसके बाद के का एक फार्मूला में एप्सिलॉन नॉट था। सिर्फ अब हम लोग को जानना है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, बराबर। तो हम लोग अब जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानते हैं। और एक सेकंड, तो के की जो है, के कांस्टेंट है, उसकी यूनिट क्या होगी, तो उसकी एसआई यूनिट लिख दो, एसआई यूनिट क्या होगी, के की एसआई यूनिट ऑफ के की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में। आखिर ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी। ये होता क्या, मैं भी बता रहा हूं। इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी।
और हिंदी में कहते हैं इसको विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, परमिटिविटी या विद्युतशीलता क्या होता है? तो दोस्तों ये जो है किसी मीडियम का एक प्रॉपर्टी है, यानी किसी माध्यम का एक गुण है। ये गुण करता क्या है? कोई प्रॉपर्टी है ये किसी मीडियम का, तो ये करता क्या है? जो इस गुण के कारण कोई मीडियम करता क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर रखती है। ये किसी मीडियम का एक प्रॉपर्टी है जो करता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर रखती है। तो आप लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इसके बारे में बाद में कभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये आप ये जान लीजिए कि ये करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखती है, संचित करके रखती है इस गुण के कारण, परमिटिविटी के कारण। जो इसको दर्शाते हैं दोस्तों, एप्सिलॉन से दर्शाते हैं, एप्सिलॉन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आप लोग देखिए कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए एप्सिलॉन को इधर लाइए, K को उधर भेजिए, 1/4 पाई K। अब यहां आप लोग देखिए कि एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन, यहां एक तो गौर करने की बात है। एप्सिलॉन जो है फॉर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम, एप्सिलॉन जो है फॉर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम के लिए। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? जब यहां आती है बात कि एप्सिलॉन कोई भी मीडियम के लिए है, और एप्सिलॉन नॉट जो है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट किस मीडियम के लिए है? एप्सिलॉन नॉट स्पेशली एयर या वैक्यूम के लिए है। देखिए जब कोई भी मीडियम की बात आएगी, तब वहां हम लोग एप्सिलॉन देंगे। जब स्पेशली एयर और वैक्यूम की बात आएगी, स्पेशली एयर और वैक्यूम के लिए बात आती है, तो एप्सिलॉन ना देकर के हम लोग एप्सिलॉन नॉट देते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा एप्सिलॉन नॉट कहा देते हैं। मैं पहले भी ये बात लिख चुका हूं कि फॉर एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम, वायु या निर्वात, उसके लिए तो इसकी वैल्यू कितना हो जाती है वायु निर्वात के लिए? 8.85 पहले भी लिख चुका हूं, इंटू 10 पर पावर -12। अब आती है कि एप्सिलॉन की जो यूनिट क्या होगी, देख सकते हैं एप्सिलॉन और के एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां देखिए एप्सिलॉन और के एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां देखिए एप्सिलॉन और के एक दूसरे के उल्टा है, क्योंकि हम लोग के की यूनिट जानते हैं। के की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, कूलम के ऊपर पावर -2। तो इसकी यूनिट इतना है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है, तो एप्सिलॉन की यूनिट क्या हो जाएगी? इसलिए एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन क्या होगी? एसआई यूनिट न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2 कूलम। देखिए यहाँ माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा, जो प्लस था वो माइनस आ गया, जो माइनस है वो प्लस में आ गया, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो आई होप आप अभी परमिटिविटी को आप समझ गए होंगे, विद्युतशीलता। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप लेके आ रहे हैं, अब आगे वाला हम लोग का टारगेट है कि फोर्स के डायरेक्शन के बारे में। देखिए फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बल एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन होती है। कैसे? अगर मैं इस मार्कर को इधर धक्का लगाऊंगा तो इधर का एक डायरेक्शन है कि मैं इधर धक्का लगा रहा हूं। देखो मैं इस मार्कर को इधर धक्का लगा रहा हूं। अगर मैं इसके डायरेक्शन को अगर धक्का लगाने वाला ताकत लगाने वाला धक्का लगाने वाला डायरेक्शन में बदल दूं, मेरे तरफ कर दूं, देखिए अब मैं इस मार्कर को इधर धक्का लगा रहा हूं। इसका मतलब कभी फोर्स की डायरेक्शन इधर है तो कभी इधर है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स के पास डायरेक्शन होती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलम्स का लॉ जो हम लोग पढ़े,
तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। जो फोर्स है, तो कूलम्ब्स का जो लो में जो फोर्स है, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। जो फोर्स दो चार्ज के बीच लगता है, कूलम्ब का जो नियम फोर्स के बारे में बताता है, जो फोर्स है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, या ऐसे कह सकते हैं हिंदी में विद्युत स्थिर बल। तो हम लोग विद्युत स्थिर बल के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो कोई भी बल जो होती है उसके पास डायरेक्शन होती है। जब कोई भी बल के पास डायरेक्शन होती है तो इसको कैसे लिखते हैं भाई? इसका जो डायरेक्शन होगी कोई भी फोर्स के पास, तो उसका जैसे 5 + 4, 5 में भी देखिए, जैसे एक तो एग्जांपल है 5 + 4, 5 के पास कोई डायरेक्शन है नहीं है, क्योंकि 5 सिर्फ एक परिणाम है, मात्रा है, 4 एक मात्रा है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे 5 kg, 5 kg इसके पास कोई डायरेक्शन है नहीं है, तो 4 kg इसके पास, 4 kg इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब किसी के पास डायरेक्शन नहीं होती है तो हम लोग उसको नॉर्मली जोड़ सकते हैं, 5 4 9 kg, तो नॉर्मली जोड़ सकते हैं। लेकिन जब किसी के पास डायरेक्शन आ जाती है तो हम लोग नॉर्मली तरह से नहीं जोड़ सकते हैं, उसके लिए आती है वेक्टर सम। तो वेक्टर के अनुसार, दिशा के अनुसार हम लोग को उसको जोड़ना पड़ता है। तो कैसे जोड़ना पड़ता है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यहां कोई चार्ज है और दूसरा चार्ज यहां है, Q1 चार्ज यहां है और Q2 चार्ज यहां है, और एक चार्ज है Q3 यहां है, बराबर। अगर Q1 चार्ज Q2 पर ताकत लगाएगी, Q1 चार्ज Q2 पर ताकत लगा रही है, मान रहा है कि ये ताकत इधर है, समझ ले रहे हैं एक बात के लिए, अगर इधर धकेल रही है, क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव है तो मान लीजिए ये इसको धकेल रही है, क्योंकि दो चार्ज अगर पॉजिटिव हो, चार्ज कैसे कैसे हो सकती है, एक पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हो, तो समझिए दोनों चार्ज अगर सेम हो, दोनों चार्ज, बोथ चार्ज अगर सेम हो, चाहे दोनों चार्ज पॉजिटिव हो चाहे दोनों चार्ज नेगेटिव हो, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को धकेलेंगे। दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को धकेलेंगे। अगर एक चार्ज पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए मेरे पास +Q और एक चार्ज है -Q, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को खींचेंगे। लेकिन मैं दोनों चार्ज को अगर नेगेटिव दे दूं तो दोनों चार्ज सेम तरह से है, सेम तरह का है, एक दूसरे को धकेलेगा। उसी तरह से अगर यहाँ पॉजिटिव दे दूं तो दोनों चार्ज सेम तरह का आता है, एक दूसरे को धकेलेगा। मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि ये भी ये दोनों Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो धकेल रहे हैं इसको, तो फोर्स की डायरेक्शन, तो इधर धकेल रहे, मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। अब Q3 पर फोर्स लगा रहा है, Q2 Q3 पर फोर्स लगा रहा है, Q2 Q3 पर, जैसे ये पहले फोर्स लगाई Q3 पर, तो उधर धकेली। अब Q2 Q3 पर फोर्स लगा रहा है, ये किधर धकेलेगी, ये इधर धकेलेगी। आप देख सकते हैं, आप ये ध्यान से देखिए, एक चीज देखने की दरकार है यहाँ। अब एक चीज यहाँ देखने की दरकार है, देखिए ये, इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं, समान अनुपाती में देख सकते हैं। आप देखिए टोटल जो फोर्स होता है, डायरेक्शन सिर्फ यहां देखो, मात्रा कुछ भी हो उसको जोड़ा नहीं जाता है, यह डायरेक्शन की बात होती है जोड़ने में। तो देखिए यहां जो फोर्स लगा 3 पर, एक फोर्स लगाया, A2 चार्ज पर एक फोर्स लगाया, फिर यहां A2 चार्ज पर ये फोर्स लगाया। दोनों जो फोर्स होगी इसका, जैसे ये फोर्स क्या है F31, ये फोर्स क्या है F32, दोनों फोर्स जो होगा वेक्टर सम हो जाएगा, मतलब यहां जुड़ जाएगा, F31 प्लस F32। एक चीज देखिए, जिस पर फोर्स लग रहा है Q1 Q3 पर फोर्स लगा रहा है,
तो 3 को पहले लिखना है यहाँ फोर्स में और 1 को बाद में लिखना है। जिस पर फोर्स लग रहा है, Q3 पर लग रहा है तो 3 को पहले 1 को बाद में। Q3 पर देखो यहाँ Q3 पर फोर्स लग रहा है तो Q3 को पहले जो लगा रहा है उसको बाद में लिखना है। इसको समझ ले रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी FR, रिजल्टेंट फोर्स दोनों का सम होगा। इसी को कहते हैं वेक्टर सम, मतलब डायरेक्शन के साथ इसको जोड़ा जाता है। ये कैसी प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट। ये कैसा सम है? वेक्टर सम। ये कैसा सम है? वेक्टर सम है, मतलब इसमें दिशा शामिल होती है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं जिस तरह कूलम्स तो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आसान ले लेते हैं, आसान क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 6 कूलम का कोई चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम, 6 कूलम का कोई चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर। 6 कूलम और ये 3 कूलम का चार्ज है। इन दोनों के बीच दूरी कितना है? 2 मीटर। आपको बोला है कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच विद्युत स्थिर बल ज्ञात करें। तो डायरेक्ट आप कूलम लो लगाइए, कूलम लो लगाइए, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। इस चार्ज को, किसी भी चार्ज को Q1 और Q2 मान लीजिए। 6 को मानते हैं Q1, इसको Q2, 3 कूलम, और डिस्टेंस क्या है? R कितना है? 2 मीटर। आप सभी को यहां रख दीजिए, सभी को यहां रखिएगा तो क्या होगा? सभी को यहां रखिए। अब K की वैल्यू रखिए, K की वैल्यू 10 इंटू 9, 10 पर पावर 9 इंटू 10 पर पावर 9 इंटू 6 इंटू 3, 2 पर पावर 2 पर होल स्क्वायर, 2 पर पावर 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 10 पर पावर 9, 6 इंटू 3 बाई 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 9 81 बाई 2 इंटू 10 पर पावर 9। अब इसको अब काटिए, इसको अगर काटेंगे तो क्या होगा? देखिए मैं ये आसानी से आपको बता रहा हूं। 2 चौक 8, देखिए आपको हड़बड़ा नहीं, ये आस्ते आस्ते करना है। 2 5 10, 0 2 5 10, 45.5 इंटू 10 पर पावर -9, 10 के ऊपर पावर 9 न्यूटन। देखिए ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। कि कितना बड़ा फोर्स निकला, 10 के ऊपर पावर 9, 45 और 10 के ऊपर पावर 9, इतना बड़ा फोर्स निकला है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना घातक होगा। तो हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका और अच्छा सा क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल है मुझे मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी जो चारों साइड है वो बराबर है। समबाहु त्रिभुज मतलब चारों साइड बराबर होंगी इसकी। तो चारों साइड जो बराबर है तो इसकी एक एंगल है 60 डिग्री, दूसरी एंगल है 60 डिग्री और तीसरी एंगल है 60 डिग्री। अब देखिए यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है, उसी परिमाण का चार्ज यहाँ भी प्लस क्यू है और इसी परिमाण का एक माइनस में यह चार्ज है। तो ये चार्ज क्या करेगी? इसको खींचेगी। ये चार्ज क्या करेगी? प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को खींचती है। तो माइनस क्यू चार्ज पर हम लोग को फोर्स निकालना है। किस पर फोर्स निकालना है? माइनस क्यू चार्ज पर। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज को इधर अपनी तरफ खींचेगी तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है प्लस क्यू की तरफ। क्योंकि माइनस क्यू चार्ज पर हम लोग फोर्स निकालना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स निकालना। तो प्लस क्यू चार्ज जो इसको अपनी तरफ खींचेगी तो मान लीजिए F फोर्स लगा रही है। अब इधर देखिए, ये चार्ज भी बराबर है, ये चार्ज भी, इसके दोनों चार्ज बराबर है। जितना ये फोर्स लगाएगी इधर उतना भी ये भी फोर्स लगाएगी इधर। क्योंकि ये चार्ज बराबर है, जितना ये चार्ज इधर फोर्स लगा रही है उतना ये चार्ज उधर फोर्स लगाएगी।
तो ये भी F फोर्स लगाएगी। तो अब क्या हो रहा है भाई, दोनों चार्ज का फोर्स तो अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, दोनों फोर्स देखिए सेम है, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, यानी बीच वाला रिजल्टेंट फोर्स एफ आर निकालते हैं। एफ आर कैसे निकाला जाता है, देखिए पहले एफ क्यू के कारण फोर्स निकाल लेते हैं। एफ इज इक्वल टू इसके कारण के इंटू क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गई फोर्स बराबर। तो एक के कारण फोर्स इतना है, तो उसी तरह हम लोग रिजल्टेंट जो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ आर, रिजल्टेंट जो फोर्स होता है कितना होता है, इस फोर्स को एक बार स्क्वायर करना है, फिर एक बार प्लस करके फिर इस फोर्स को स्क्वायर करना है, इस फोर्स को स्क्वायर करना है, फिर प्लस करके इस फोर्स को स्क्वायर करना है, फिर 2 देना है, फिर एक बार इस फोर्स को देना है इंटू में, फिर इसका एक बार इस फोर्स को इंटू में देना है। अब इंटू कॉस देना है, कॉस इंटू कॉस आती है। अब जो एंगल है दोनों के बीच कितना एंगल है, 60 है, तो 60 लेना है बराबर। तो इसको सॉल्व कर लेना है आपको, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60। तो यहां देखिए cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो f स्क्वायर प्लस 2f2 1/2, ये कट जाएगा तो √3f निकलेगा। तो f की वैल्यू यहां सिंपली यहां हम लोग रख देते हैं, तो क्या निकलता है f की वैल्यू, k q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर √3। तो इस पर लगने वाला जो दोस्तों फोर्स है हम लोग को इतना मिला, कितना मिला, इतना मिला रिजल्टेंट फोर्स। जब भी ऐसे तरह का प्रॉब्लम आए तो आपको रिजल्टेंट फोर्स निकाल के ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, अगर रिजल्टेंट दो वेक्टर इधर इधर है, ये और बी कोई दो वेक्टर है इधर इधर है, तो इसके बीच जो रिजल्टेंट होता है, इन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब सी, कोई वेक्टर होता है सी रिजल्टेंट, तो कितना होता है दोस्तों रिजल्टेंट वेक्टर सी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर रिजल्टेंट का मान कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच जो एंगल थीटा है, ए और बी के बीच जो एंगल है उसको लेना पड़ता है, और 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट का निकालने का। आप ये देख लीजिएगा, कभी भी प्रॉब्लम इस तरह है तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाइएगा, बेशक आपका आंसर आ जाएगी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।